हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। गाइस, यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम 2022 15 और 16 अक्टूबर को प्रतिदिन दो पालियों में कंडक्ट कराया गया था। इस एग्ज़ाम की ऑफिशियल आंसर कीज़ भी आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर को कंडक्ट कराए गए प्रथम पाली के प्रश्न पत्र की मास्टर आंसर की को देखने वाले हैं। यदि आपने भी इस पाली में पार्टिसिपेट किया है तो अपना स्कोर आप मिलाकर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं, इनके क्या सही आंसर रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जिसे नर्तकी भी कहते हैं, इसकी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है डेट इज मोम लोपी ढलाई का, इसे हम कास्टिंग भी कहते हैं, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। क्वेश्चन वन का आंसर ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था ये निरंजना नदी के तट पर हुआ था। निरंजना यहाँ का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में थानेसर से कन्नौज अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो यहाँ पर जो कन्नौज है ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? छापामार या गुरिल्ला इसी का नाम है। तो देखिए जो मराठास थे यानी जो हमारे शिवाजी महाराज थे वो इस युद्ध नीति का प्रयोग करते थे, गुरिल्ला मार, ठीक है, छापामार तकनीक का प्रयोग करते थे युद्ध के लिए। मराठा यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो देखो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज थी नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी, उसको भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो देखिए सबसे पहले जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी वह थे हजरत मोहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो देखिए जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख कारण था बंग भंग, यानी बंगाल को जो विभाजित किया गया था, इसका जो निर्णय लिया गया था वही स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण बना। क्वेश्चन नंबर एट है, खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? मतलब महात्मा गांधी ने खिलाफत मुद्दे को क्यों उठाया था? तो इसका मेन रीज़न था हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच अधिक एकता लाने के लिए गांधी जी ने खिलाफत मुद्दे को उठाया था। क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? तो देखिए इनका जो एक अंतिम अधिकार का जो उदाहरण था वह था प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ। इसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है डेट इज कवारत्ती, तो ये कवारत्ती यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है? तो ऐसा जो डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस पाया जाता है, ये थार डेजर्ट में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर दिन के समय अधिक गर्मी पड़ती है और रात के समय अधिक सर्दी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों यानी कि टाइम जोन्स में विभाजित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि 24 आवर्स हैं, इसीलिए विश्व को 24 काल जोन्स में भी यानी कि टाइम जोन्स में भी विभाजित किया गया है। इस तरह से आप याद रख लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं होता है? तो याद रखिए जो रुग्णता होती है यानी कि मॉर्बिडिटी, ये जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अमेजन के जो वर्षा वन है उन्हें पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है, लंग्स ऑफ द प्लानिट ऑफ अर्थ। ओके, 16th क्वेश्चन है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई थी? तो जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान था इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, ठीक है ना, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ये इसका मेन एम था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से किसमें
व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल होते हैं। तो देखिए जहाँ पर व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह की बात आती है तो वो हमारा निजी क्षेत्र में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें पर्सनल हो जाएगा उसका, और यहाँ उसमें व्यक्तियों के समूह में पार्टनरशिप में जो व्यवसाय है वो शामिल होता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का मेन जो गुण है वो कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के रूप में जाना जाता है। तो जो एम एस स्वामीनाथन जी हैं, एम एस स्वामीनाथन, इनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और सर्वप्रथम हरित क्रांति कब हुई थी, तो ये पंजाब में हुई थी। ये प्रश्न आपसे पिछले यानी कि कल की पाली 1 या सेकंड किसी एक में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों की राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी। तो देखिए बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम क्या था, ठीक है। परिणाम निम्नलिखित में से कौन था। देखिए आपसे जो हमारा एलपीजी रिफॉर्म्स है इससे संबंधित प्रश्न पिछली पिछले यानी कल के प्रश्न पत्र में ही पूछा गया है, और यहाँ भी प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है, फर्स्ट रिजल्ट निकल के आया, डेट वाज ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो गाइज यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए थे उसमें से सभी इसकी विशेषता हैं, लेकिन जो टू फैक्टर गवर्नमेंट है या टू टीयर गवर्नमेंट है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। तो देखो हमने जो डीपीएसपीज लिए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए थे, ठीक है ना। तो आयरलैंड यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है वो हमारा वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार आता है। स्वतंत्रता के अधिकार का जो पहला अधिकार है वही हमारा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर विधानमंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। द लेजिस्लेचर के प्रति ही हमारी जो कार्यपालिका है वो उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। तो देखिए जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है उसमें कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं, 3 टीयर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है लगभग। तो देखिए जो 1 HP होता है डेट इज इक्वल ऑफ 746 वाट, यानी जो हमारा एक हॉर्स पावर है ये 746 वाट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो देखिए जो वाटर है उसका वेपर में कन्वर्ट होना, इस मीन्स पानी का भाप में बदलना, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है ये। क्वेश्चन नंबर 28 है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है। तो देखिए जो पायरिया रोग होता है ये मसूड़ों में होता है, ठीक है। मसूड़े यानी जम्स में हमें ये होता है रोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, फ्लोएम एक ऊतक है और जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो फ्लोएम जो ऊतक होता है ये पाया जाता है किस में, पौधों में पाया जाता है। इसका जो काम क्या होता है, इसका काम होता है खाने का आदान, खाने का जो संवहन है वो करना, ठीक है ना, भोजन का संवहन करना। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये कार्स की बैटरी में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए थे उनमें से सॉल्व करके आप निकाल सकते थे कौन सा भिन्न यहाँ पर बड़ा होगा। तो 7/8 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है AQ माइनस VQ के फॉर्मूला पर बेस्ड। तो ऊपर आपका A प्लस जो ब्रैकेट है उसके अंदर A माइनस अकेला बचेगा और बाहर आपका ये बाकी चीज़ें हैं वो कट जाएंगी। इस तरह से A माइनस B जो ऊपर बचने वाला है वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से घटाकर 2.35 ये आ सकता है आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33, और 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो 7.6/19 इंटू 100 कर दीजिए, 40% आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर 34 क्वेश्चन है, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो 60 से लेकर 80 के बीच की सभी आप अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए, जैसे 61 हुआ, 67 हुआ, इस तरह से। और इनका एवरेज 80 के बीच तक की लिखना है, 79 तक की। तो इसका एवरेज निकल कर आएगा 70.2।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। √12.0409 माइनस √1.2544, इसको सॉल्व कीजिए और इसके जो वर्गमूल निकाल कर आप घटाएंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 2.35। क्वेश्चन नंबर 36 है, सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भावना का जो संधि विच्छेद होगा, सत्य प्लस भावना, ये हमारी व्यंजन संधि में आएगी, सत्य प्लस भावना। क्वेश्चन नंबर 37, श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं श्वेत का अर्थ तो सफ़ेद होता है, वहीं श्वेत का अर्थ होता है पसीना, तो सफ़ेद और पसीना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, खाक में मिलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इट मीन्स खाक मीन्स होता है मिट्टी, तो यानी सब कुछ नष्ट हो जाना सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनिल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो देखिए अनिल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वह होता है पवन। अगर इसकी जगह अनल होता तो होता आपका आग आंसर, लेकिन यहाँ पर अनिल पूछा गया है जिसका पर्यायवाची होता है पवन। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुप्त का विलोम शब्द बताइए। तो जो गुप्त का सही विलोम शब्द होता है डेट इज प्रकट। क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42 आपको यहाँ पर आंसर करना है इस पैसेज को पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, एलिजाबेथ वॉज सफरिंग फ्रॉम, तो जो एलिजाबेथ थी ये किससे सफ़र कर रही थी? अस्थमा से। क्वेश्चन नंबर 42, एलिजाबेथ्स न्यू नेबर लिव्ड, कहाँ रहती थी एलिजाबेथ की जो न्यू नेबर थी? वो डाउन स्टेयर्स में रहती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, चूज द करेक्ट सिम्बोलिम, करेक्ट सिनोनिम बताना है यहाँ पर आपको। तो एग्जाइल का जो करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर निकल कर आएगा, दिस इज वेनिसमेंट, यानी कि समाप्त करना, एग्जाइल समाप्त करना, वेनिसमेंट भी मतलब समाप्ति। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम। अब मॉर्न का हमें करेक्ट एंटोनिम बताना है। एक्चुअली मॉर्न मीन्स होता है दुख या दुखी, तो जॉय मतलब क्या होता है? खुश होता है या खुशी। ठीक है, 45 देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑक्शनर। ठीक है ना, जो अपने आर्टिकल्स को पब्लिक में सेल करता है उसको ऑक्शन बोलते हैं, ऑक्शनर्स। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का पहला स्टेटमेंट है, पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। दूसरा कथन है, शहर में छोटे मोटे अपराधों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो देखिए जो कथन एक है वो इसका रीज़न है, इसी वजह से जो कथन दो है उसका प्रभाव है, ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है कथन दो में, और कथन एक इसका रीज़न है। तो यहाँ पर आप इस देख सकते हैं, ये आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी? तो ये निकल कर आएगा आपका नाना। ठीक है, मेरी माँ के इकलौते भाई क्या होंगे? उसके मामा होंगे, और मामा के पिता कौन होंगे? मामा के जो पिता होंगे वो नाना जी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, यहाँ पर हमें ऑड को चुनना है। तो ऑड कौन सा है यहाँ पर? 3, 13, 17, 23, 33 और 67 में से। तो आप सभी जानते हैं जो 3, 13, 17, 23 और 67 हैं, ये हैं अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स। लेकिन जो 33 है ये हमारा विषम है, तो हमें विषम ही छाड़ना था यहाँ पर ऑड का, तो ये निकल कर आ जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा? तो ये इसका फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 30h माइनस 11/2 इंटू मिनट्स, इसे आप लगा दीजिए और ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा 125। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 के रूप में कोडित किया जाता है, इसी प्रकार सी को 24 के रूप में कोडित किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मोबाइल के लिए कोड क्या होगा ये बताइए। तो आप सभी जानते हैं हम कि ए को ना ए को 1 के लिए कोडित किया जाता है, जबकि जेड को 26 के लिए। तो जस्ट क्या कर दिया है? अपोजिट कर दिया है। जो 26 की लेटर नंबर वो है ना, जो प्लेस नंबर है वो ए को दे दिया है और ए का प्लेस नंबर जेड को दे दिया है, तो सेम आपको अपोजिट का यहाँ पर लिखना होगा प्लेस नंबर। तो एम का अपोजिट एन होता है और एन का जो प्लेस नंबर होता है 14, इस वजह से आप इसको पूरा मिला लीजिए, आंसर आपका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द अनामलाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये जो एक हमारी द एनामलाई रीड टेल नाम की फ्लाई है, मक्खी है, इसकी जो खोज की गई है ये केरला में की गई है, तो यहाँ पर केरल सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसद समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, आईएनएस तरकस ने लाल सागर में किस नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC-411 और निमेर PC-413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है? तो देखिए जो आईएनएस तरकस है, इसने सूडान के इन जहाज़ों के साथ समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। क्वेश्चन नंबर 54, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो देखिए जो जागृति है ये उपभोक्ता जागरूकता है ना, कंज्यूमर्स की रिगार्डिंग है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो देखिए जो औरंगाबाद है इसका नया नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2002 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इस तरह की घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा की गई है, RIL के द्वारा, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग यानी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत करी है? तो ये केरल में की है। किसने, कहाँ पर की है? टाटा ने केरल में की है। 58, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश में जो 21 डेज का संयुक्त अभ्यास था वज्र प्रहार, ये भारत और USA का अभ्यास होता है जो इनके बीच संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, डॉक डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो देखिए डाक कर्मयोगी जो पोर्टल है इसका उद्देश्य है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 60 है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा ये जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं वो इसरो के साथ हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश कंट्री है जो 5 देशों के साथ, 5 भारतीय राज्यों के साथ अपने देश की सीमा साझा करता है और ये सबसे लंबी सीमा है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी आप सभी जानते हैं जेरूसलम है और इसे हम एरूसलम भी कहते हैं, एरूसलम। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो देखिए तेलंगाना का फॉर्मेशन किया गया था 29th स्टेट के रूप में और इसका जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को किया गया था। देखिए यहाँ पर जो हमारे 2 यूटीज़ हैं उनका गठन भी किया गया है जम्मू कश्मीर को तोड़कर, जम्मू कश्मीर को विभाजित करके जम्मू और लद्दाख का, लेकिन वो हमारे यूटीज़ हैं, स्टेट में काउंट नहीं किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 29th जो हमारा स्टेट रहेगा वो तेलंगाना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो देखिए कर्नाटक में विधान परिषद का मतलब गठन यहाँ पर प्रावधान है। भारत के कुल 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है जिसमें हमारा यूपी और महाराष्ट्र भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 65, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 8 अक्टूबर को हम भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो देखिए जो कुर्ग है, कुर्ग को हम भारत का स्कॉटलैंड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है? तो देखिए जो सांझी कला है ये मथुरा से स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला है। 68 क्वेश्चन है, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए वॉलीबॉल जो है ना वो USA का राष्ट्रीय खेल है। क्वेश्चन नंबर 68 का USA सही होगा परंतु यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिया गया इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर आयोग के द्वारा सही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखी है? तो ये जो बुक है ये है महात्मा गांधी जी की बुक है, जो उन्होंने हिंदी में इसका अनुवाद किया था सत्य के साथ मेरे प्रयोग के नाम से। क्वेश्चन नंबर 70 है, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित
डैश को अवशोषित करती हैं, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है। तो जो पृथ्वी से अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण होता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, इसको ग्रीन हाउस गैसें अवशोषित करती हैं। 70 का इंफ्रारेड रेडिएशन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75 के आंसर्स आपको इस पैसेज यानी अनुच्छेद को पढ़कर देने हैं। चलिए हम सीधे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो देखिए, यदा कदा पान सुपारी का सेवन इसका उचित कारण नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो देखिए, जब मादक द्रव्यों की लत पड़ जाती है तो जो युवक हैं उनके भीतर हमें ये प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं: अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, इसके बाद मानसिक संतुलन खो देना और चोरी करने की आदत उत्पन्न हो जाना। देखिए, स्वास्थ्य के प्रति सजग होते तो वो मादक द्रव्यों की लत में नहीं पड़ते, इसलिए केवल ये जो ऑप्शंस हैं वो सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मादक द्रव्य पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो उनको शारीरिक अक्षमता, इसके बाद पागलपन और सुषुप्ति, एचआईवी और एड्स और मानसिक असंतुलन, ये सभी प्रकार की बीमारियों का उन्हें खतरा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन होता है? तो अकॉर्डिंग टू पैसेज सही आंसर होगा बच्चों के माता पिता। क्वेश्चन नंबर 75, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो देखिए, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। तो ये जो है ना, ये सही कारण है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 तक अगेन आपको इस अनुच्छेद को पढ़ना है और प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषताएं हैं? तो देखिए, पहली विशेषता यहाँ पर दी हुई है, निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। डेट इज करेक्ट आंसर। इसके बाद, निवेश अल्पावधि में धनार्जन का तरीका होता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा यहाँ पर है, गृहिणियों के द्वारा परिवार के खर्चों से बचाई गई राशि अच्छा निवेश है, बिल्कुल नहीं। निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा 1 एंड 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए। रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए, शेयर खरीदना एक निवेश है एक तरह का, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जोखिम तो जोखिम रहित नहीं कह सकते, इसमें जोखिम होता है और यह बचत जोखिम वाली है। फिलहाल हम शेयर की बात कर रहे हैं, तो शेयर खरीदने की क्या है, एक निवेश ही है शेयर खरीदना। 77 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? यानी हमें यहाँ पर जो गलत हमारा ऑप्शन है वो हमको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा, ये जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। अशुद्ध जो रहेगा, पहला अशुद्ध है, तीसरा शुद्ध है और जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये भी अशुद्ध में जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं होता है? तो देखिए, जो हमारा सेविंग बैंक में रखा हुआ धन होता है वो किसी प्रकार का निवेश नहीं होता है, वो सेम उसी प्रकार से होता है जैसे हमारा धन हमारे घर पर रखा हो। 80 देखेंगे। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण होता है? तो जब हम गोल्ड की कोई भी ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, तो वो एक निवेश का अच्छा उदाहरण होता है, क्योंकि गोल्ड की जो प्राइजेस हैं वो हमेशा और हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इसकी जो डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई लिमिटेड है इसकी, इसीलिए इसका प्राइस भी इसका हाई रहता है। क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 85 तक आपको यहाँ पर लाइन ग्राफ को पढ़ना है और उसके आंसर्स करने हैं क्वेश्चंस के। तो 81 क्वेश्चन है यहाँ पर, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या थी? तो ये आपकी है 3150, 3150। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि और गिरावट अधिकतम है? तो ये है 2012 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 83। 2012 से 2013 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हुई? तो ये 1.7% की वृद्धि या फिर यहाँ पर कमी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितने प्रतिशत है?
तो यहाँ पर 2013 के बच्चों को ऊपर रखेंगे, फिर यहाँ पर 2016 के बच्चों को रखेंगे इंटू 100 और ये आंसर निकल कर आएगा 93.75। क्वेश्चन नंबर 85 है, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से कितना अनुपात है। तो ये जो रेशियो निकल कर आएगा ये निकल कर आएगा 7:10। क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक आपको इस दंड ग्राफ यानी दंड आलेख को पढ़ना है और आंसर देना है। बार ग्राफ को पढ़कर क्वेश्चंस के आंसर कीजिए। 86 है, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत गिरावट थी। तो ये है 23%, करेक्ट आंसर होगा। 87 है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के ठीक बराबर था। तो 2005 और 6 का जो औसत उत्पादन है ये 2002 और 7 के औसत उत्पादन के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। जो अनुमानित प्रतिशत वृद्धि थी वह थी 183.33%। 89 देखते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। तो ये 2002 में थी सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो ये आंसर निकल कर आएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है 91 से लेकर 95 तक आपको यहाँ पर इन कंपनियों के बारे में पढ़ना है और इस तालिका के द्वारा हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आएगा 77। क्वेश्चन नंबर 92 है, लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो ये जो आपका अनुपात निकल कर आएगा ये है 35:11। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा 234.29%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी के दोनों अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से कितना अनुपात है। तो पुरुष और महिला का निकालना है, ए और सी का यहाँ पुरुष का और लेखा विभाग के, जबकि कंपनी बी और डी के अनुसंधान विभाग में कार्यरत महिलाओं का। रेशियो निकल कर आएगा 208:115। क्वेश्चन नंबर 95 है, सभी कंपनियां जिसमें डी को छोड़ दीजिए में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनियां ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या मिलाकर बीच का अंतर क्या है। इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, ये निकल कर आएगा 138। अब हम क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक इस तालिका का अध्ययन कर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। 96 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य सी की कुल जनसंख्या कितनी होगी। सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल कर आएगा 5 मिलियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है तब जो डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या होगी ये होगी 2.4 मिलियन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 1.8 मिलियन है। तो इस तरह से जो संख्या निकल कर आएगी वो आएगी 3.55 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 99, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम रेशियो निकालना है, दैट वाज 1:2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या निकल कर आएगी 1.8 मिलियन। तो इस तरह से हमारे 16 अक्टूबर की प्रथम पाली के प्रश्न पत्र के सभी आंसर्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं।
आपने यदि इस पेपर में पार्टिसिपेट किया है तो आपका जो भी स्कोर रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइमली मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।